नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीनगर और कटरा दौरा। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर और श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कटरा में जलसे-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 और 21 सितंबर को खिते पीर पंचाल के दौरे पर। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शुरू। कमेटी के सामने तजावीज़ पेश की जाएंगी। शोपियां के हीरपुरा इलाके में पुल गिर गया। मकामी लोगों का ठेकेदारों पर लापरवाही का इल्जाम। इजरायली फौजी सरबराह की हिजबुल्लाह को धमकी। मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद का बयान। यूएन जनरल असेंबली में फलस्तीन के हक में करारदाद मंजूर। इजराइल से नाजायज कब्जा खत्म करने का मुतालबा। लेबनान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमा को तलब। और पेजर धमाके इंसानियत के ज़वाल, सफाकियत और जराइम के गलबा का मुंह बोलता सबूत। ईरान की जानिब से बयान। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात वज़ीर आज़म के दौरे की करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज श्रीनगर और उसके साथ साथ ही वो कटरा का भी दौरा करेंगे, जहां पर वो इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ ही इंतखाबी तशहीर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वो लगातार जारी हैं असम्बली इंतखाबात के हवाले से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर उनमें आज पीएम मोदी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो श्रीनगर के अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद ही वो शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर के अंदर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इससे पहले भी इससे कबल वज़ीर आज़म की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो काफ़ी खुश है, पुरजोश हैं कि वो श्रीनगर के अंदर और कटरा के अंदर एक रैली में खिताब करेंगे, शिरकत करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के बाद अब अगले मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर जोर शोर से जारी है। और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसी इंतखाबी तशहीर के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म आज श्रीनगर में एक मेगा रैली से खिताब करेंगे। और उसके साथ साथ ही श्रीनगर में रैली से खिताब करने के बाद वो कटरा में भी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। वहां पर भी एक रैली से खिताब करेंगे और अवामी रैली में तकरीर करेंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के 19 में से 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में बंद हुआ। और उसके साथ साथ यह वज़ीर आज़म दूसरे और तीसरे मरहले में पार्टी के 11 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, इंतखाबी तशहीर करेंगे और श्रीनगर में अपनी मेगा रैली में अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और कटरा का दौरा करने वाले हैं। चलिए नाजरीन, हम आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा इस वक्त जहां पर हरियाणा के अंदर असेंबली इंतखाबात होने हैं, वहीं इस सिलसिले में अपना पार्टी का मंशूर भी जारी कर रहे हैं। हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस
कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो यह था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2185 हैं। और जब मैं 2185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया।
ट्रिपल हो गया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है, इस बात 5800 गांव में बिजली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन, अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, जो हरियाणा के अंदर उन्होंने असेंबली इंतखाबात के हवाले से पार्टी का मंशूर जारी किया है। इस हवाले से उनके हमरा वहां पर जो हरियाणा के वजीर आला वो भी मौजूद थे। अब बढ़ते आगे, बात जरा वजीर दाखिला अमित शाह की करते हैं, क्योंकि अमित शाह वजीर दाखिला खित्ते पीर पंचाल के दौरे पर आ रहे हैं और 20 और 21 सितंबर को वो राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे और उसके साथ साथ ही इंतखाबी जलसे से वो खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ये वज़ीर दाखिला अमित शाह का तीसरा दौरा होगा। इससे पहले जब उन्होंने 2 रोज़ा दौरा जम्मू का किया था, जब उन्होंने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया था, उसके बाद ही वो चंद रोज कबल डोडा आए थे, जहां पर उन्होंने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और अब ये तीसरा दौरा होगा जब वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 और 21 सितंबर को खित्ते पीर पंचाल का दौरा करेंगे, जहां पर वो मुख्तलिफ मकामात पर थाना मंडी, राजौरी, पुंछ के अंदर इंतखाबी रैलीज में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला का ये जो एक और दौरा खित्ते पीर पंचाल का होगा, आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से इसे काफी अहम और बड़ा दौरा माना जाता है। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट, जो कि इंतखाबी तशहीर के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, ने आज राजौरी का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने राजौरी में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में है, न कि सिर्फ जीतने के लिए, क्योंकि वो जीतने की हालत में नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद मजबूत है और उम्मीद है कि इत्तेहाद जीत कर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि भाजपा मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की भी कोशिश कर रही है, जिस पर कभी कामयाब नहीं होंगे। वो उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की, वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने वैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के हालात उनके नहीं हैं। और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हम लोगों के ऊपर है। बिल्कुल, जो पहले स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड का, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किया है, हम लोग वापस स्टेट दोबारा बनाएंगे, क्योंकि लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत से, लोगों की एक ख्वाहिश इसमें जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। और जो केंद्र सरकार के मंसूबे थे उसको हम नाकामयाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल से आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है? सिवाय बेइज्जत करने के, उनको परेशान करने के, और यहाँ पर एलजी के रूल के माध्यम से आपने तमाम उन ताकतों को और मजबूत किया है जो नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये इलेक्शन है, बदलाव का इलेक्शन होगा। जो कल वोटिंग हुआ है बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है। मतलब लोग बदलाव चाहते हैं और हर तरफ से लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो अलायंस के साथ। मैंने कहा कि जो घमंड और आक्रमण की राजनीति 10 साल हुई, उस पर विराम लगा है। राहुल जी के नेतृत्व में आज पार्लियामेंट के अंदर हमारा अच्छा बहुमत आया इंडिया अलायंस का, और 10 साल से जो उन्होंने मनमानी करी थी, आज वो करने में कामयाब नहीं रहेंगे,
क्योंकि हरियाणा में हम लोग बहुत आगे हैं चुनाव प्रचार में, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, और बाकी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होंगे, वहाँ भी हम जीतेंगे। ये लोग बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये समझ से परे है कि 4 स्टेट्स के चुनाव आप इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? पार्लियामेंट में नंबर्स आपके पास नहीं है, आप इसको कैसे पास करा पाएंगे? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए शगुफा छोड़ा गया है, ये जुमला है एक तरह से, और सरकार ने पहले बहुत यूटर्न लिए हैं, इस मुद्दे पर उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा की जानिब से इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए उन्होंने आज लावेपुरा और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की है और उन्हें एमपी कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की अपील की है। बढ़ते आगे बात जरा दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, जहां पर आज जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। दिल्ली के अंदर जो कल होना था इजलास, अब वो आज हो और कल चलेगा, 2 दिन चलेगा, यानी कि आज और 20 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास शुरू हो चुका है नई दिल्ली के अंदर, जहां मीटिंग में अक़लियती अमूर की वजारत के नुमाइंदों को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर कमेटी के सामने जुबानी सबूत रिकॉर्ड करने थे, और इसके बाद ही अब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी उनके ख्यालात या तजावीज़ को भी सुनेगी। और कुछ माहिरीन और स्टेक होल्डर्स, जिनमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर चाकिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, और पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कमेटी वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुख्तलिफ तजावीज़ जो पेश की गई हैं उस पर आज और कल ये 2 दिन इजलास चलेगा, जहां पर कुछ तजावीज़ जो सामने रखी गई थी उनको आज सुना जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। और उसके साथ साथ ही जो मुस्लिम्स की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वो जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को अपना ईमेल जो है और अपनी तजावीज़ वो पेश करे, जिसके बाद ही अब बाज़ाब्ता तौर पर आज और कल 2 दिन ये मीटिंग चलेगी, जिसमें उन तजावीज़ को सुना जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात जो लोगों ने किए थे, मुसलमानों ने किए थे, वो सुने जाएंगे, जिसके बाद ही एक फैसला, एक रिपोर्ट सामने हुकूमत के सामने पेश की जाएगी। आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर 2 रोज़ा इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज और कल वो चलेगा, यानी कि आज दिल्ली के अंदर वो शुरू हो चुका है। तफसीलात के लिए हम सीधा दिल्ली चलते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ मजीद अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए अभी 11 बजे करीब मीटिंग शुरू हो चुकी है और पिछली 3 मीटिंगों में हमने देखा कि बहस ज्यादा हुई थी। पिछली मीटिंग में हमने देखा था कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है, अधिकारी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बायस तरीके से दी जा रही है, यानी 1 साइडेड प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसके जो नुकसान है वो नहीं बताए जा रहे, बल्कि सिर्फ फायदे बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पिछली बार हमने हंगामा देखा था, लेकिन इस बार दोबारा से शुरू हो चुकी है और हमारे जराये के हवाले से खबर ये है कि फिर एक बार प्रेजेंटेशन दी जा रही है और प्रेजेंटेशन के मुताबिक ही तमाम जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं वो सब उसके बाद फैसला लेंगे। हालांकि आज तमाम ईमेल्स पर भी चर्चा की जा सकती है और साथ ही जिस तरह की जो पिछली बार आरोप लगाए गए थे अधिकारियों के ऊपर, उस पर भी आज क्योंकि जगदम्बिका पाल इस कमेटी के चेयरमैन है, वो उस पर कोई बात रख सकते हैं। तो देखना बहुत अहम रहेगा कि 2 दिन के अंदर क्या इस पर निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो फैसला है उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला होता है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद में ये जो पूरी प्रोसेस है ये संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं वक्फ जो एक्ट है उस पर चर्चा की जाएगी। और अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, जब सांसद बाहर निकलेंगे तब उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गौहर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर
पार्लिमानी जो जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जो है उनका इजलास बाज़ाब्ता तौर पर आज नई दिल्ली के अंदर शुरू हो चुका है और इस वक्त मीटिंग चल रही है। जो कुछ तजावीज़ हैं वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश की जाएगी, जिसके बाद ही एक जो फैसला है वो किया जाएगा और रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने रखी जाएगी। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या कुछ आएगा रिपोर्ट में वो सामने लाया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा बिहार की करते हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नेवाड़ा जिले में गुज़िश्ता शाम एक जमीन के तनाज़े पर दलित बस्ती में खौफनाक हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि करीब वहां पर आग लगाने के बाद 80 घरों को आग लगाई, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है, जिसके बाद ही इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तमाम पुलिस का कहना है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए हैं। ये गुज़िश्ता रात को ये वाकया पेश आया है बिहार के नेवाड़ा इलाके के अंदर, जहां पर जमीन के तनाज़े को लेकर 80 के करीब मकानों में आग लगा दी गई है, जिसके बाद ही अब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए हैं। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ताहम इलाके में शदीद खौफ हिरास फैल गई है और ये वाक़ा जो थाना इलाके के नेवाड़ा इलाका है, गांव है, जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां दलित बरादरी और एक दूसरे मकामी बरादरी के दरमियान जमीन के तनाज़े ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया है और उसके साथ साथ ही हमलावरों ने दलितों के घरों को आग लगा दी और मकामी लोगों का कहना है कि फायरिंग भी की गई है। अगरचे पुलिस ने उस दावे को मुस्तरद किया है, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि यह वाकया गुज़िश्ता रात करीब 8 बजे पेश आया और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया था। पुलिस ने 21 घरों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है, जबकि मकामी लोगों का दावा है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। इस वाक़े पर बिहार की सियासत में हलचल मच गई है, जबकि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर भी हुकूमत पर तनकीद की है, शदीद तनकीद की है और उसके साथ साथ ही दीगर जो अपोजिशन लीडरान हैं कांग्रेस की जानिब से भी इस पर तनकीद की गई, हुकूमत की तनकीद और साथ ही साथ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ साथ ही कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से भी इस पर हुकूमत की तनकीद की गई है। बढ़ते आगे बात जरा शुपियां की करते हैं। हीरपुरा इलाके के अंदर एक पुल को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। ताहम अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन डंपर के जो ड्राइवर हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हीरपुरा इलाका है, मगर रोड से मिलाने वाला ये पुल गिर गया है और डंपरों के बाहरी बोझ की वजह से ये पुल टूट गया है, जिसकी वजह से उस पुल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मकामी लोगों की जानिब से ठेकेदारों पर लापरवाही का इल्जाम आयद कर दिया गया है। डंपर मैग्नेटाइजेशन का भारी सामान लेकर यहां से जा रहे थे, जिस वजह से पुल ये बोझ बर्दाश्त न कर सका और ये पुल गिर गया है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुल तामीर करने वाले ठेकेदारों की लापरवाही के वजह से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर में गैर मयारी मवाद मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि आज ये पुल गिर गया है। मकामी लोगों ने कहा कि हुकाम से तहकीकात शुरू करने का उन्होंने मुतालबा किया है और साथ ही साथ जो भी उसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें हैं उस पुल की जिस पुल पर ये नुकसान, ये देख सकते हैं कि जब डंपर यहाँ से जा रहे थे तो ये वहां का उन डंपरों का बोझ न उठा सका, न बर्दाश्त कर सका, जिसकी वजह से ये पुल गिर गया, उसे नुकसान पहुंचा है। और अब मकामी लोगों ने ठेकेदारों पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस पुल पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं था, सही नहीं था, गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस पुल को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।